तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दोस्तों 1848 में फ्रेडरिक सूरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 पिक्चर बनाई थी। इनमें से जो ये वाली पिक्चर है इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। दोस्तों इस इमेज में फ्रेडरिक सूरियो एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ये स्टैचू दिख रहा है इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये आज़ादी को दर्शा रही है। स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में मानव अधिकारों का चार्ट है। और इस मूर्ति के आगे आप देख सकते हैं मोनार्की सिस्टम का जो भी कचरा वगैरह है वो पड़ा हुआ है, जैसे कि मुकुट हो गया, तलवारें हो गई, ये सब इसके आगे पड़ा हुआ है। तो इस इमेज की सहायता से फ्रेडरिक सूरियो आप बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो लाइन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मोनार्की सिस्टम को छोड़ते हुए आज़ादी की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आसमान से जीसस क्राइस्ट इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इस चैप्टर में ऐसे कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी कल्पना फ्रेडरिक सूरियो ने अपनी इस पेंटिंग में करी है। इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया और कैसे कैसे चेंजेस हमको देखने को मिले और कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल करा नेशनलिज्म को लाने में, और जानेंगे कि कैसे यूरोप में जो डायनेस्टी रूल है वो खत्म हुआ और कैसे एक नेशन स्टेट अस्तित्व में आया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दोस्तों 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका असर पूरा यूरोप पे पड़ा। दोस्तों 1789 से पहले जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो फ्रेंच पे राजा और महाराजाओं का अधिकार था, वही अपना शासन किया करते थे। उससे पहले क्या थी, मोनार्की थी और वहाँ के जो लोग थे फ्रेंच के, वहाँ पे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, वो क्या है राजा की गुलामी करते थे। और वहाँ पे मोनार्की होने के कारण राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा बनता रहता था। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले। अब आप आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे वो चेंजेस क्या क्या थे। तो पहला चेंज ये था कि जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी मोनार्की से किसके पास, कॉमन पीपल के पास। राजा का शासन वहाँ से हट गया था और लोगों के पास क्या पावर आ गई थी कि वो अपना नेता चुन सकते हैं। और दूसरा जो चेंज था वो ये था कि लोगों ने फ्लैग को चेंज कर दिया था। वो जो राजा महाराजाओं का फ्लैग था उसको हटा के लोगों ने 3 कलर का फ्लैग अपने देश का फ्लैग घोषित कर दिया था। और तीसरा चेंज ये था कि लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। और चौथा चेंज ये था, लोगों ने क्या अपने देश का नेशनल एंथम बनाया था, उसको कंपोज करा था और लोगों ने क्या शपथ भी ली थी अपने देश के प्रति। और फिफ्थ चेंज ये था, लोगों ने स्टेट जनरल को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। और छठा चेंज ये था कि वहाँ पे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, तो उनको भी हटा दिया गया। तो लोगों को क्या अब टैक्स नहीं देना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारे चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फिर जो फ्रेंच की जो आर्मी थी उन्होंने ये जो भावना थी नेशनलिज्म की पूरे यूरोप में उसको फैलाना शुरू कर दिया गया। इससे जो यूरोप के और भी बाकी देश थे उनको, उनके जो लोग थे, कॉमन लोग जिन पर अत्याचार होता रहता था मोनार्की की वजह से, तो उनके मन में भी क्या भावना जगी नेशनलिज्म के प्रति। तो जो फ्रेंच की आर्मी थी वो लोगों के पास जाने लगी और उनको कहने लगी कि जब हम अपने देश से डेमोक्रेसी ला सकते हैं, मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी ला सकते हैं, तो आप अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो वो लोगों को भड़काने लगे, जितने भी बाकी दूसरे देशों के जो लोग थे ना उन पर जिन पे अत्याचार होता था, तो उनके मन में भी ये भावना आने लगी कि हम भी अपने देश में क्या डेमोक्रेसी लाए। तो ऐसी करके बाकी देशों में भी क्या नेशनलिज्म की जो चिंगारी थी वो भड़कने लगी। अब देखिए रेवोल्यूशन के बाद सब शांत हो गया था, लोग खुश थे कि डेमोक्रेसी आ गई है, मोनार्की चली गई है, अब लोगों को टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ते थे, तो लोग क्या थे अब बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन ये जो खुशी थी इनकी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। 1799 में एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है वो सारी डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है और सारी जितनी भी पावर थी वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्या करा, ये कोड लेकर आया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इस कोड को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। ये बस कुछ चेंजेस थे जो नेपोलियन ने डिक्टेटर बनने के बाद किए थे। तो क्या क्या करा था नेपोलियन ने, चलिए जानते हैं। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले क्या हुआ करता था, जो चर्च के जो लोग थे, जो प्रीस्ट होते थे और जो नोबल लोग होते थे, उनको क्या ज्यादा सुपीरियर माना जाता था और उनके पास क्या बहुत सारे प्रिविलेजेस भी थे। तो इसके कानून के बाद क्या हुआ कि सब लोगों को इक्वल करार दिया गया, कोई भी अब ऊपर और नीचे नहीं था, सब इक्वल थे। दूसरा, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब जिन लोगों के पास पैसा था वो जमीन खरीद सकते थे, भले ही वो कोई भी हो, भले ही ऊपर के हो या नीचे के हो, सब लोग जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीद सकते हैं। और वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी, कोई उससे छीन नहीं सकता। तो तीसरा क्या है, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम।
तो पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स भी बोलते थे, तो वो क्या जो छोटे जो पीसेंट लोग थे उनसे क्या अपनी जमीनों पे काम करवाते थे और जितना भी मुनाफा होता था वो खुद ले जाते थे। जो ये बेचारे पीसेंट लोग थे इनको बहुत ज्यादा ही नुकसान होता था, तो ऐसा क्या ये सिस्टम ही हटा दिया गया। तो इससे क्या ये अब ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते थे पीसेंट से। और चौथे नंबर पे क्या करा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको क्या काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था। और पांचवा, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट एंड कॉमन करेंसी। तो क्या काफी सारे जो यूनिट्स होती थी वेट्स की और मेजरमेंट की, तो उसको क्या एक यूनिट पे कर दिया गया। और फ्रांस में क्या बहुत सारी मनी चलती थी, तो इस मनी को हटाकर एक करेंसी क्या पूरे देश पे लागू कर दी कि सिर्फ ये करेंसी चलेगी पूरे देश में। और छठा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। तो नेपोलियन ने क्या करा, ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी इसको हटा दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, जितने भी मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे इनको क्या ट्रेड करने में काफी ज्यादा आसानी होने लगी। और इससे क्या जो फ्रांस का क्या डेवलपमेंट ज्यादा होने लगा। तो ये सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने किए थे ये लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि लोगों को क्या है उस नेपोलियन को अपना भगवान मानने लगे थे, क्योंकि इतने सारे उसने फायदे कर रहे थे, फायदा पहुंचाया था लोगों को, इतनी सारी चीजें कर दी थी, डेवलपमेंट कर दिया था। तो लोग क्या उसको भगवान मानने लगे थे कि ये कोई मसीहा है जो हमारी मदद करने आया है। अब फ्रेंच लोगों को छोड़िए, जो आसपास के देश के जो लोग थे वो नेपोलियन का और उसकी आर्मी का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वो भी क्या है उनको अपना मसीहा मानते थे। क्योंकि जहाँ जहाँ नेपोलियन जा रहा था वहाँ पे क्या मोनार्की खत्म होते जा रही थी। लेकिन जो वहाँ के लोग थे जो नेपोलियन को अपना हीरो समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो ये हीरो है ये असल में विलन है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से नेपोलियन विलन बन गया। तो पहला कारण ये था कि नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी, मतलब वो अपना नेता नहीं चुन सकते थे। दूसरा कारण ये था कि उसने क्या टैक्स को इंक्रीज कर दिया था, उसने टैक्स क्या काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दिया था। और तीसरा कारण ये था कि उसने लोगों पर सेंसरशिप लगा दी थी। और चौथा और सबसे मेन कारण था कि लोगों को क्या है वो जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहा था। तो ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको क्या पूरे यूरोप को क्या अपने कंट्रोल में करना था, जिसकी वजह से क्या उसको आर्मी भी काफी ज्यादा बड़ी चाहिए थी, इसलिए वो लोगों को जबरदस्ती के आर्मी में भर्ती करे जा रहा था ताकि लोगों उसकी आर्मी बड़ी होती जाए और वो यूरोप पे कब्जा कर सके। तो इसी कारण से लोग क्या नेपोलियन से नफरत करने लगे थे। अब आपका अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप में क्या एक भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ के मोस्टली पीपल कॉमन लैंग्वेज को या कॉमन कल्चर या कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हो। अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो मोस्टली आपको नेशन स्टेट ही दिखाई देंगे, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, हंगरी या इंडिया। अगर आप पुराने टाइम के अगर यूरोप के मैप को उठा के देखेंगे तो आपको एक भी नेशन स्टेट नहीं दिखाई देगा। जितने भी आपको स्टेट देखेंगे सब पे क्या मोनार्की है। ये आपको जितने भी मैप में हिस्से दिख रहे हैं यहाँ पे क्या राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, यहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं थी। अगर हम बात करते हैं हब्सबर्ग एम्पायर की तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें काफी डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, जिनके आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज भी क्या अलग अलग थी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इतने डिफरेंट टाइप के लोग रहेंगे तो इनके मन में कभी आ पाएगा कि हम एक नेशन स्टेट बना पाएं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि नेशन स्टेट का आइडिया तो इनके पास नहीं आया होगा क्योंकि ये काफी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, इनके मन में क्या है नेशन स्टेट की भावना आ जाती है। अब आगे हम वही जानेंगे कि अगर इतने डिफरेंट टाइप के लोग हैं तो इनके मन में एक नेशन स्टेट बनाने की भावना कहाँ से आई। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों, उस टाइम पे यूरोप में दो तरीके के लोग हुआ करते थे, एक तो एरिस्टोक्रेट्स और एक पीजेंट्स। ये जो एरिस्टोक्रेट होते थे ये काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे, इनके पास काफी सारा पैसा था, इनके पास काफी सारे जमीनें भी थी, इनके जो घर हुआ करते थे वो भी काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। और ये क्या है, इनके पास काफी ज्यादा पावर थी, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा पैसा था तो इनके पास पावर भी थी। और ये क्या था, माइनॉरिटी में थे, मतलब इनकी संख्या काफी ज्यादा कम थी। और ये क्या है, अपनी ही फैमिली में शादी कर लेते थे, क्योंकि ये क्या है दूसरे लोगों से तो करेंगे नहीं, हम अपने बराबरी के वालों से करेंगे, अमीर लोगों से, तो अपनी फैमिली में ही शादी कर लेते थे। और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इनका मानना था ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये अमीरों की भाषा है, ये पावरफुल लोगों की भाषा है फ्रेंच, तो ये फ्रेंच ही बोलते थे। और ये क्या है, यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, मतलब ये एक ही तरीके का रहन सहन इनका था, मतलब एक ही तरीके के बोलचाल, एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे, एक ही तरीके से जीते थे, तो ये सब एक ही तरह से करते थे। वहीं अगर हम पीसेंट्स की बात करते तो ये काफी ज्यादा गरीब हुआ करते थे, इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और ये पैसे कैसे कमाते थे, ये तो एरिस्टोक्रेट के पास जो बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी उस पर काम करके ये क्या पैसे कमाते थे। और ये क्या काफी ज्यादा मेजोरिटी में थे, क्योंकि देखो इनके काफी ज्यादा गरीब थे तो ये मेजोरिटी में थे, और इनके पास पावर भी नहीं थी क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। ये एरिस्टोक्रेट्स की जमीन पर काम करके अपना जीवन व्यापन करते थे।
तो उस टाइम पे क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहीं पर एक क्लास उभर कर आती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ये तो ना ज़्यादा गरीब थी ना ज़्यादा अमीर भी थी, मतलब ये क्या थे, पढ़े लिखे लोग थे मोस्टली। इसमें क्या है, बिजनेसमैन जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, जो प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे, मोस्टली ये लोग इस मिडिल क्लास में आते थे। और इसमें क्या है, लॉयर भी हो सकते हैं, टीचर वगैरह हुआ करते थे, और इंजीनियर वगैरह वो जो थे वो भी थे। तो ये सब किस में आते थे, मिडिल क्लास में आते थे। तो दोस्तों ये जो मिडिल क्लास लोग थे, इन्हीं के मन में आइडिया आता है किसका, नेशन यूनिटी का। अब ये क्या है, नेशन यूनिटी, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज, मतलब बेसिकली इनको क्या है, नेशन स्टेट बनाने का एक आइडिया आता है। और इनके मन में एक और आइडिया आता है किसका, लिबरल नेशनलिज्म का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म। अब इसको हम आगे समझेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, इसको अब आगे समझेंगे हम। तो दोस्तों ये जो लिबरल नेशनलिज्म था, इसका मतलब ये था कि जो ऑटोक्रेसी का जो रूल चलता है, मनमानी करते हैं, वो खत्म होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के सहमति से बननी चाहिए। और पता है, हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, और क्या है, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। और जो चर्च के लोग हुआ करते थे, यानी जो प्रीस्ट हुआ करते थे, फादर वगैरह लोग, उनको बचपन से क्या है, प्रिविलेजेस काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे, तो उनको भी क्या ख़त्म कर देना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए हमारे देश का, और क्या एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए क्या जो मिडिल क्लास थे वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब यहीं पर एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये थी, ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ये जो वोटिंग का अधिकार के लिए मांग कर रहे थे, तो ये वुमेन्स के लिए नहीं था, ये सिर्फ आदमियों के लिए था, मेंस के लिए था, और उन मेंस के पास जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक दिक्कत थी। तो फिर जो वुमेन्स थी और ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या फिर आंदोलन करने लग गए थे। वो फिर क्या जगह जगह यूरोप में प्रोटेस्ट करने लग गए थे कि फिर हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। यूरोप में एक प्रॉब्लम और चल रही थी कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जब भी वो क्या व्यापार कर पाते थे। अब आप देखिए, जब ट्रेडर्स हम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग आएंगे तो उनको 11 जगहों पे 5% टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो इतना ज़्यादा टैक्स दे देंगे तो उनके पास फिर बचेगा क्या, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा उनके पास। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ट्रेड करने में। और एक समस्या और थी कि यूरोप में क्या 30 प्रकार की करेंसियाँ चलती थी, मतलब जैसे कि इंडिया में क्या 1 रुपीस चलता है ना, वैसे वहाँ पे क्या एक करेंसी नहीं चलती थी, 30 अलग अलग तरह की करेंसी चलती थी। तो उनको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब टैक्स किस रुपये में देना है, फिर अलग करेंसी में देना है, फिर अलग करेंसी में देना है। तो ये सब क्या इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो फिर क्या होता है, 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म होता है जिसका नाम होता है ज़ोल्वरीन। तो इसको पर्सिया ने स्टार्ट करा था, बाद में जाके अदर जो जर्मन स्टेट थे वो भी क्या इसमें शामिल हो गए थे। तो इन्होंने क्या 3 काम करे थे। सबसे पहला काम जो इन्होंने करा था, जो बीच में जो ट्रेड बैरियर्स आ रहे थे तो उनको क्या हटा दिया था। जो यूरोप में 30 प्रकार की करेंसियाँ चल रही थी उनको हटाकर सिर्फ 2 प्रकार की करेंसियों में बदल दिया गया। तीसरा काम जो करा उन्होंने क्या रेलवे नेटवर्क को प्रमोट करा, मतलब बहुत सारी रेलवे लाइन बना दी गई, जिससे क्या ट्रेड करने में और भी ज़्यादा आसानी हो गई। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। दोस्तों मैंने आपको क्या नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया था, जिसका शासन जो है 1799 में स्टार्ट हुआ था और 1815 तक आते आते खत्म हो गया था। आखिर ऐसा क्या होता है 1815 में कि जो नेपोलियन का शासन था वो खत्म हो जाता है। तो 1815 में एक फाइट होती है जिसमें क्या नेपोलियन बोनापार्ट होता है और उसके सामने क्या 4 दुश्मन होते हैं, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। तो इस फाइट का नाम क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसमें क्या होता है, जो नेपोलियन है वो हार जाता है। तो ये जो लोग थे, ये जो थे ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, तो ये कौन से लोग थे, कंजर्वेटिव लोग थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि कोई चेंज आए, मतलब ये चाहते थे मोनार्की बनी रहे, इनका शासन बना रहे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों का शासन आए यहाँ पर। तो फिर ये जो लोग होते हैं, ये जीतने के बाद क्या करते हैं, ये कंजर्वेटिज्म वापस लाते हैं, मतलब जो नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे थे उसको हटा देते हैं और यूरोप में जो पहले जैसे शासन चलता था वैसे ही उसको वापस ला देते हैं, मतलब अपनी मनमानी करने लगते हैं, फिर से मोनार्की वापस ला देते हैं। देखिए मोनार्की वापस ला देते हैं, जो चर्च की जो पावर होती है उसको भी वापस ला देते हैं, मतलब उनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे प्रीस्ट वगैरह को उनको वापस ला देते हैं। और जो सोशल हायरार्की चलती थी, मतलब जो ऊपर क्लास के थे फिर लोअर क्लास को जो उनको वो जो कास्ट सिस्टम था उसको वापस ला देते हैं। और जो एरिस्टोक्रेट था ना, मतलब जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको वापस स्टैब्लिश कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, मतलब कोई इनके खिलाफ लिख नहीं सकता, कोई भी अखबार नहीं छाप सकता इनके खिलाफ। तो ये क्या सेंसरशिप लगा देते हैं, मतलब पूरी मनमानी करते हैं अपनी। तो कोई इनके खिलाफ लिख सकता है ना, तो कोई बोल सकता है ना, तो कोई आवाज उठा सकता है, तो पूरी मनमानी चलती है। इसी साल ये चारों देश मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वेना, जिसको होस्ट कर रहे होते हैं ड्यूक मेटरनिक। तो क्या क्या चेंजेस आए थे इस ट्रीटी के बाद, चलिए इसको देखते हैं। पहले जो चेंज था वो ये था, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। मतलब बीच में क्या इस बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसको क्या बाद में इस ट्रीटी के द्वारा वापस लाया गया। और फिर दूसरा चेंज क्या करा उन्होंने, फ्रांस के जो बाउंड्रीज पे क्या स्टेट स्टैब्लिश कर दिए गए ताकि जो फ्रांस है वो एक्सपेंड ना कर सके फ्यूचर में।
तीसरा काम ये हुआ कि पर्सिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दे दी गई और इट्स वेस्टर्न फ्रंटायर। और चौथा जो ऑस्ट्रिया था उसको क्या है नॉर्थ इटली पे कंट्रोल मिल जाता है। और पांचवा क्या होता है जो रसिया आता है उसको पोलैंड मिल जाता है। छठा काम क्या करते हैं जो नेपोलियन ने 39 स्टेट की जो कन्फेडरेशन बनाई थी उसको वो अनटच्ड ही रहते हैं। बाकी जो आपको तो पता ही है कि उन्होंने हर चीज़ को तो बदल ही दिया था नेपोलियन की, लेकिन इसको क्या रहने दिया ऐसा कैसे ही। अब दोस्तों इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ पूरे यूरोप में मोनार्की आ गई थी और ये जो कंजर्वेटिव लोग थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी। द रेवोल्यूशनरीज कंजर्वेटिव से जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो खुश नहीं थे। तो 1815 के बाद क्या हुआ जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे ये अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि जो कंजर्वेटिव वाले थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर थी तो अब कुछ तो वो कर नहीं सकते थे लिबरल नेशनल, तो ये अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने क्या सीक्रेट ग्रुप्स बनाए। ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की रहे, ये नहीं चाहते जो ऑस्ट्रोक्रेट्स थे उनका जो रूल है वो रहे, ये पूरी आज़ादी चाहते थे, ये फ्रीडम चाहते थे। ऐसे ही एक आदमी थे जिसका नाम था गुस्सीपे मैज़ीनी। इनका जन्म 1807 में गेनुआ में हुआ था। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और ये एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के। उस सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी। और इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी और बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली जो बनाई थी मार्सिलीज में, और एक और बनाई थी यंग यूरोप वो बनाई थी बर्ने में। तो ये कहाँ से थे? इटली से थे। तो ये चाहते थे इटली एक नेशन स्टेट बने। अब इन्हीं को देखकर पूरे यूरोप में क्या सीक्रेट सोसाइटियाँ बनने लगी जो अंडरग्राउंड होती थी। अब देखिए इतनी सारी पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटी बनने लगेंगी तो क्या होगा? अब ऑफकोर्स सी बात है रेवोल्यूशन होगा। अब आपका टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से लेके 1848 के बीच में काफ़ी सारे रेवोल्यूशन होते हैं, इसलिए इस दौर को क्या एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से रेवोल्यूशन होते हैं। अब इस पीरियड में 2 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन होते हैं, एक का नाम था जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरे का नाम था ग्रीक रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं जुलाई रेवोल्यूशन को। तो ये कहाँ कहाँ होता है? एक तो फ्रांस में होता है और बेल्जियम में होता है। तो फ्रांस में क्या होता है जो बर्बन किंग था उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब वो वाटरलू में जब वो हार गया था बोनापार्ट, तो उन्होंने क्या करा था कंजर्वेटिव लोगों ने वापस से क्या है वो जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको वापस ला दिया था। तो उन्होंने क्या करा था जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया था और फिर क्या करा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी। ये क्या था? मोनार्की तो थी, राजा का शासन था, लेकिन वो किसकी तरह? कॉन्स्टिट्यूशनल की तरह काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा जैसा लिखा होगा वैसा वैसा काम करेगा। और क्या करा था लुइस फिलिपी को फ्रांस का हेड बना दिया गया था। मतलब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी इसमें जो राजा बनेगा, मतलब जो मोनार्क था जो शासन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, वो कौन था? लुइस फिलिप्स। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ही पार्ट था। मतलब जो नीदरलैंड था उसका कंट्रोल था बेल्जियम पर। जो फिर बेल्जियम के लोग थे उनको क्या थी? फ्रीडम चाहिए थी। तो इस कारण क्या होता है वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है। तो रेवोल्यूशन के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो ये होता है कि बेल्जियम को अलग कर दिया जाता है नीदरलैंड से, तो वो अलग हो जाता है, फिर ये एक देश बन जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रेवोल्यूशन की जो है ग्रीक रेवोल्यूशन। अब मैप में देखिए जो ग्रीक था वो पहले ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट था। तो वहाँ पे जो ग्रीक के जो लोग थे उनको भी क्या है फ्रीडम चाहिए थी, वो भी चाहते थे कि हमारा भी खुद का एक देश बने। तो 1821 में ग्रीक के लोग क्या करते हैं वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन वो क्या काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो अपने आप को आज़ाद कर पाएं। तो ऐसे में उनको कौन मदद करता है? वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज। तो मतलब जो वेस्ट में जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी वो उनकी मदद करती है उनको आज़ाद होने में। और इसी बीच जो ग्रीक के जो पोएट थे, पेंटर थे, वो भी क्या इनके अंदर से भावना जगा रहे थे, है ना, नेशनलिज्म की भावना जगा रहे थे। वो क्या पेंटिंग बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है ना इंडिया की जब पेंटिंग बनती है तो कैसी बनती है कि भारत माता की पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे भारत माता को देखते तो आपके अंदर क्या है देश के प्रति भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे क्या पेंटर्स थे, जो पोएट्स थे ना, अपनी कविता सुनाकर क्या देश प्रेम लोगों के अंदर से देश प्रेम निकालते थे। तो इस सब के चलते क्या होता है 1832 को एक ट्रीटी साइन करी जाती है। इस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसके कारण क्या होता है जो ग्रीक होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है, वो खुद का क्या एक देश बन जाता है। अब आपका अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। दोस्तों आपको क्या लगता है लोगों के मन में नेशनलिज्म की जो भावना है वो सिर्फ वॉर से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आ रही थी? तो ऐसा नहीं था, उनको ये भावना अपने कल्चर के मदद से भी आ रही थी। तो लोगों ने सोचा कि अगर अपने देश को, अपने नेशन के लोगों को एक साथ जोड़ना है तो हमें क्या उनके मन में अपने कल्चर के प्रति क्या है अपनी देश भावना को जगाना होगा। तो उस चीज़ की मदद से हमने क्या स्टार्ट करा रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है? अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। मतलब ऐसा कोई कल्चरल मूवमेंट हम करें कि लोगों के मन में क्या अपने देश के प्रति सेंटिमेंट्स आ गए, मतलब नेशनल सेंटिमेंट्स आ गए, देश के प्रति देश जो प्रेम है वो उभर कर आ जाए। हम ऐसे कोई कल्चरल मूवमेंट करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म।
तो यूरोप में ऐसे कई सारे आर्टिस्ट थे जो अपनी आर्ट की मदद से, पोइट्री की मदद से या स्टोरीज की मदद से या म्यूजिक की मदद से लोगों में क्या रोमांटिसिज्म फैला रहे थे, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको निकाल रहे थे, उनको ऐसा महसूस करा रहे थे कि तुम इस देश से जुड़े हो, अपने कल्चर से जुड़े हो, उनको अपने कल्चर की महत्वपूर्ण चीजें बता रहे थे अपनी स्टोरी के माध्यम से या पोइट्री और आर्ट्स के माध्यम से। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर थे जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। तो इन्होंने अपने मन की क्या फीलिंग शेयर करी। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको एक रियल कल्चर के बारे में जानना है, किसी देश के कल्चर के बारे में जानना है, तो आपको जो राजा महाराजाओं के अगर उसमें जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या कल्चर नहीं दिखाई देगा, आपको कॉमन पीपल के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको उसके देश का क्या कल्चर आपको दिखाई देगा। और इन्होंने कहा कि जो कल्चर है वही क्या आत्मा है नेशन की, मतलब कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। दोस्तों अब हम एक स्टोरी समझेंगे पोलैंड की, जिससे आप क्या रोमांटिसिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों जो पोलैंड था उसका मोस्टली जो एरिया था वो रसिया के कंट्रोल में था। तो रसिया वालों ने क्या करा कि जो पोलैंड के जो लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे, तो रसिया ने पोलिश भाषा को हटाकर रशियन लैंग्वेज उन पे जबरदस्ती थोप दी कि अब से आपको रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो पोलैंड वालों को जबरदस्ती उन पे थोप दी गई है लैंग्वेज। तो ऐसा जब हो रहा था तो लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि हमारी भाषा हमसे छीनी जा रही है। तो 1831 में क्या है लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन करा। तो जैसे कि आपको पता है कि रसिया आज भी क्या है बहुत ज्यादा पावरफुल है और उस टाइम पे भी काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इन लोगों जो रेवोल्यूशन कर रहे थे इन लोगों को रसिया ने दबा दिया, इनकी आवाज को चुप करा दिया गया और वहाँ के जो प्रीस्ट वगैरह थे उनको जेल में बंद कर दिया गया और आधे से ज्यादा लोगों को साइबेरिया भेज दिया मरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे कोई रिसोर्स भी नहीं है जीने के लिए। तो वहाँ पे भेज दिया ताकि उनके खिलाफ कोई और आवाज ना उठा सके। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी भले ही सुनने में अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये स्टोरी हमें एक बात बताती है कि ये जो लैंग्वेज है ये एक अच्छा वेपन है किसी भी नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। तो दोस्तों जो रसिया अपनी लैंग्वेज पोलैंड पे थोप रहा था, तो लेकिन पोलैंड वालों को क्या पोलिश भाषा बोलनी थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग अपने कल्चर से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं, अपनी लैंग्वेज से कितना जुड़े हुए हैं। तो यही क्या देश प्रेम को दर्शाता है। तो वहाँ के जो भी आर्टिस्ट वगैरह थे वो अपनी पोइट्री से, आर्ट से, म्यूजिक वगैरह से लोगों के मन में क्या अपने देश के प्रति प्रेम जागरूक कर रहे थे। अब आपका अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। दोस्तों 1830 में एक बहुत बुरा दौर आता है यूरोप में जो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल, और यहाँ के लोगों को क्या पेट भरने के लिए भी खाना नहीं मिल पाता। तो दोस्तों होता यह है कि वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, गांव के लोग सोचते हैं हम शहर में जाके क्या काम करेंगे तो हमें क्या रोजगार मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो शहर जाते तो वहाँ पे शहर में काफी ज्यादा स्लम क्रिएट हो जाते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं लोग। तो ऐसे क्या होता है कि जो सिटीज की हालत भी है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इससे होने क्या लगा कि सारा सामान जो यूरोप में आता था वो इंग्लैंड से आने लगा। इंग्लैंड का सामान क्या काफी ज्यादा सस्ता पड़ता था, क्योंकि वो सारा सामान क्या मशीनों से बना हुआ होता था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे जो छोटी छोटी चीजें बनाते थे उनको काफी ज्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि सारी सामान क्या है सब सस्ते दामों में मिल जा रहा है मशीनों से बना हुआ, और उनको हाथों से बना हुआ सामान कोई खरीद नहीं रहा। तो इससे ज्यादा और भी ज्यादा क्या गरीबी बढ़ने लगी, उनके पास क्या अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। तो क्या हुआ, खाने के दाम क्या आसमान छूने लगे थे, क्योंकि खेती की कमी हो गई थी, वहाँ पर काफी ज्यादा कम खेती हो रही थी और इससे क्या फूड भी महंगा महंगा हो गया था। तो लोगों को खाने के लिए भी क्या काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा था खाने के लिए भी। लेकिन जो अमीर लोग थे उनको कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। जूझना किसको पड़ रहा था, जो कि पीस एंड लोग थे, गरीब लोग थे जिनको शहर जाना पड़ रहा था गांव छोड़कर। तो उन लोगों को जूझना पड़ रहा था एक एक रुपए के लिए, मतलब वहाँ पे क्या मारामारी चल रही थी। तो इस सब के चलते क्या होता है, 1848 में जो फ्रेंच की जो सिटी थी पेरिस, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं। तो ये सब देख के वहाँ का जो भी वो राजा था लुइस फिलिप्स, तो वो डर जाता है और वो क्या मोनार्की छोड़ के भाग जाता है, मतलब अपना शासन छोड़ के भाग जाता है। अब देखिए वहाँ का राजा ही भाग गया, तो राजा भाग गया तो अब कोई ना कोई तो शासन चलाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली का गठन करा, और उस नेशनल असेंबली को बनाने के बाद उन्होंने क्या करा कि अपनी कंट्री को, फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया। मतलब जो फ्रांस था वो एक नेशन स्टेट बन चुका था, मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और वो रिपब्लिक था। अब जैसे ही ये नेशन स्टेट बनता है तो इसको क्या काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेनली दो चेंजेस होते हैं। पहला चेंज क्या होता है कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, जो भी 21 साल से ऊपर के है ना, सिर्फ मैन को मिलता है, वुमेन को नहीं मिलता। और इसमें ये नहीं देखा जाता कौन अमीर है कौन गरीब है, दोनों को दिया जाता है जो 21 साल से ऊपर है। और दूसरा चेंज होता है सबको राइट टू वर्क दिया जाएगा, मतलब सबको काम दिया जाएगा, कोई भी फ्री नहीं घूमेगा, सबको काम दिया जाएगा। तो फिर इससे क्या होता है, जो फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। अब 1845 में सिलिसिया रिवॉल्ट हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, सिलिसिया में हुआ था। तो हुआ क्या था, कुछ वीवर्स थे जो उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था।
तो ऐसा उसने क्यों करा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने पेमेंट बहुत ही ज़्यादा कम कर दी थी वीवर्स की। तो वीवर क्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी पेमेंट कम हो जाती है, तो वो उसके घर को तोड़ फोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। तो कॉन्ट्रैक्टर फिर घर छोड़ के भाग जाता है और गाँव में किसी के घर में रुक जाता है। तो गाँव वाले भी क्या है उसको भगा देते कॉन्ट्रैक्टर को। फिर कॉन्ट्रैक्टर किसके पास जाता है, आर्मी के पास। फिर क्या होता है, वीवर्स की और आर्मी की आपस में लड़ाई होती है, जिसमें क्या 11 वीवर्स मर जाते हैं। तो अब इसमें ये नहीं है कि वीवर्स मर गए, मतलब इसका ये था कि पूरे यूरोप में क्या रिवॉल्ट शुरू होना स्टार्ट हो गए थे। पूरे यूरोप में रिवॉल्ट्स हो रहे थे। अब देखिए पूरे यूरोप में क्या है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो जो मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे थे, वो कैसे चुप बैठ सकते थे। तो उनके मन में भी आया कि हमें भी क्या रिवॉल्ट करना चाहिए। तो ये भी क्या है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी मांग थी कि हमें क्या नेशन स्टेट चाहिए और इनको पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहिए। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, मतलब कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी छाप सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कोई भी अपनी खुद की पार्टी बना सकता है। तो इन सब चीज़ों की क्या मिडिल क्लास डिमांड कर रहे थे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जर्मन रीजन के बारे में। तो जर्मन रीजन में क्या होता है, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो इसमें क्या है 831 मेंबर्स को क्या है वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। फिर ये जो इलेक्ट किए हुए मेंबर होते हैं ये क्या करते हैं, 18 में 1848 को फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे इकट्ठा होते हैं। ये कहाँ जर्मनी में, क्या है ये जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट में एक चर्च होता है जिसका नाम है सेंट पॉल। तो वहीं पर ये सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं और इसको एक पार्लियामेंट की तरह बना देते हैं, क्योंकि जर्मनी में पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो इन्होंने चर्च को क्या करा, पार्लियामेंट बना दिया। तो इन सब ने मिलकर क्या करा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। लेकिन इन्होंने एक दिक्कत कर दी, क्या कर दी, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो इन्होंने जो वीवर्स थे और जो वहाँ के जो भी पीसेंट वगैरह थे उनको इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोग थे, पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने जो अपना समर्थन था वो वापस ले लिया। पहले जो वर्कर्स थे, आर्टिस्ट थे, ये जो वीवर वगैरह थे, इनका पहले सपोर्ट तो था इनको मिडिल क्लास को, लेकिन जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा तो इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन फिर अब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे थोड़े कमजोर पड़ने लगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए जर्मन राजा के पास। उस टाइम पे जो राजा था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो उस टाइम पे ये कहाँ का राजा था, एक किंग ऑफ पर्सिया था। अब आप बोलोगे जर्मनी के राजा के पास, मतलब पर्सिया के पास क्यों गए, जर्मनी के राजा के पास क्यों नहीं गए। तो दरअसल उस टाइम पे क्या जर्मनी नाम का कोई देश ही नहीं था। उस समय पे क्या हुआ करता था, जर्मन रीजन हुआ करता था। जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था, बस रीजन था, बस एक मतलब एक जगह का नाम था जर्मन। इसलिए जो ये सारे लोग थे ये क्या पर्सिया के राजा के पास गए थे। अब देखिए गए भी तो राजा के पास। अब राजा भला क्यों चाहेगा कि मेरी पावर कम हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को वो मना कर देता है, अपनी आर्मी को बुलाता है और इनकी खातिरदारी कर देता है। तो यहीं पर क्या है, जो ये रेवोल्यूशन था ये खत्म हो जाता है। इन्होंने गलती ये कर दी, इन्होंने वर्कर की, वीवर्स की और जो भी पीसेंट वगैरह थी उनकी बात ही नहीं सुनी, उनका सपोर्ट ही नहीं लिया। अगर इनका सपोर्ट लेते तो इनको क्या थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती, थोड़ा ब्रॉड ये इनका रेवोल्यूशन होता, तो राजा को क्या दबाव में आकर शायद इनकी बात सुन भी लेता। लेकिन राजा ने क्या करा, ये इन्होंने सपोर्ट ही नहीं लिया, ये ऐसे 2-4 चले गए, इनकी खातिरदारी करके भगा दिया। कि इस टाइम के लिए तो ये सारा मूवमेंट खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो मोनार्क थे, मतलब ये जो राजा वगैरह थे, ये समझ गए थे कि हम इनको ज़्यादा टाइम तक जो लिबरल लोग हैं इनको नहीं रोक पाएंगे। तो इनको समझ आने लग गया था कि अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी मनमानी चलाते रहेंगे, तो कभी ना कभी जो ये लिबरल लोग हैं इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं राजा लोग, इनको थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना शुरू कर देते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी रियायत देते हैं, छूट दे देते हैं कुछ चीज़ों में, तो ताकि ये ज़्यादा प्रेशर ना बना सके इनके ऊपर। तो ये क्या करते हैं, जो सेफ्डम और बॉन्डेड लेबर थी उसको एबॉलिश कर देते हैं हब्सबर्ग और रसिया में। दूसरा ये करते हैं हंगेरियंस को ये ऑटोनॉमी ग्रांटेड कर देते हैं 1867 में। अब आपका अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनेंगे, क्योंकि पहले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मैंने आपको बताया जर्मनी था ही नहीं पहले, तो अभी बना कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी के केस को कि जर्मनी कैसे बना। दोस्तों हमने अब तक देख लिया था कि जो मिडिल क्लास होते हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके राजा के पास जाते हैं और फिर राजा क्या उनको अपनी आर्मी की मदद से उनकी खातिरदारी करवा देता है। फिर यहीं पे इनका जो मूवमेंट होता है वो फेल हो जाता है। अब तक आपने ये पढ़ लिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास लोगों ने और कोई मूवमेंट नहीं करा, तो उन्होंने फिर और भी मूवमेंट करे, तो देखते हैं कैसे करें। तो ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं। जो पर्सिया के जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, जनकर्स ऑफ पर्सिया, तो इनके पास जाते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। तो जो ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं ये मदद करने को तैयार हो जाते हैं और सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन का। तो अब सारी जो जिम्मेदारी थी वो पर्सिया पर आ जाती है। तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है यानी सीएम होता है वो कौन होता है, ओटोमन बिस्मार्क। तो फिर जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है ओटोमन बिस्मार्क, और उसकी जो मिलिट्री होती है और जो जंकर्स होते हैं ये सारे मिलकर क्या फाइट कर देते हैं, किसके अगेंस्ट, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के और डेनमार्क के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं।
तो ये फाइट ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे और उनका जो एरिया था वो मोस्टली जो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के कब्जे में था, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या फाइट करते हैं। और ये जो लड़ाई होती है करीब 7 साल तक चलती है और इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है कि पर्सिया क्या जीत जाता है ये लड़ाई। और इसी के साथ ही जो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो जर्मनी होता है वो एक यूनिफाइड नेशन बन जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एक नया राजा बनता है जिसका नाम होता है केसर विलियम फर्स्ट। तो ये जो राजा बना था ये काफ़ी ज़्यादा फोकस था करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को, लीगल जुडिशल सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में। इटली यूनिफाइड। अब इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, अब हम पढ़ेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। तो 19th सेंचुरी में ये जो इटली था ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं 7 राज्यों में बटा हुआ है। तो दोस्तों आपको मैप में ये जो 2 जगह दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं सर्डिनिया, पिडमोंट। जो ये 2 जगह थी, यहाँ का एक जो राजा था ये इकलौता ऐसा राजा था जो इटालियन लैंग्वेज बोलता था। तो ये जो इटालियन किंग था इसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो अब देखिए जो इटली का जो नॉर्थ पार्ट है ये ना ऑस्ट्रिया और हब्सबर्ग के कंट्रोल में था और ये जो बीच का जो हिस्सा है ये पॉप के कंट्रोल में था और जो साउथ का हिस्सा इटली का ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। चलिए देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो मैंने पहले आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिसका नाम था गुसिपी मैजिनी। तो ये भी क्या चाहते थे, इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। लेकिन ये क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं इटली को यूनिफाइड करने में। अब 1848 में जो सर्डिनिया पिडमोंट का जो राजा होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड ये ठान लेता है कि अब मैं यूनिफाइड करूंगा इटली को। तो इसके लिए क्या है वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है, काउंट कैडबोर को। तो राजा के अपने चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप इटली को यूनिफाइड करो। तो यहीं से क्या है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले 1859 में जो काउंट होता है वो फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया और हब्सबर्ग की जो आर्मी होती है उसको हरा देता है और फिर जो एरिया होता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बारी थी साउथ पार्ट की। तो जो साउथर्न पार्ट था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तो फिर जो काउंट होता है वो एक व्यक्ति की मदद लेता है, इस व्यक्ति का नाम होता है गुसिपी गारिबाल्डी। तो इसके पास क्या काफी बड़ी आर्मी होती है, 1000 इसमें वॉलंटियर होते हैं। तो फिर ये क्या फाइट करते हैं और फिर 1860 में ये जो पूरा एरिया होता है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब देखिए सेंटर बचा, सेंटर किसके कब्जे में था, पॉप के कंट्रोल में था। लेकिन इनको सेंटर को कंट्रोल में लेने में कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि पॉप क्या डर जाता है और फिर खुद ही वो सरेंडर कर देता है। तो ऐसे क्या जो इटली है वो यूनिफाइड हो जाता है। तो फाइनली 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे इनको पूरे इटली का किंग बना दिया जाता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब दोस्तों हमने अब तक पढ़ लिया था कि हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे किया, लेकिन अब इसके बीच में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। दोस्तों ये जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ ये वॉर से या फिर किसी रेवोल्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे प्रोसेस से हुआ। इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा ब्रिटेन को यूनिफाई होने में। दोस्तों अब आप मैप में देखिए ये जो है ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है और ये आयरलैंड है। दोस्तों ये जो स्टेट्स थे इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे और वेल्स में वेल्स लोग और इंग्लैंड में आयरिश लोग रहते थे। तो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे टाइप के लोग रहते थे। दोस्तों ये जो वेल्स था ये 1535 के बाद इंग्लैंड का ही हिस्सा हो गया। दोस्तों 1688 से पहले वहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी, जब इंग्लैंड क्या काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। लेकिन 1685 के बाद क्या हुआ कि जो मोनार्की तो थी लेकिन सारी ज़्यादा पावर किसके पास आ गई, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के पास आ गई। और फिर इंग्लैंड ने सोचा कि आसपास की टेरिटरी पे कब्जा करा जाए और इंग्लैंड को क्या एक्सपेंड किया जाए। तो फिर इंग्लैंड ऐसे ही करता है, वो सबसे पहले किस पे नज़र डालता है, स्कॉटलैंड पे डालता है। तो देखिए इंग्लैंड सबसे पहले क्या स्कॉटलैंड से बातचीत करता है, उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, फिर उससे एक एक्ट ऑफ यूनियन पे साइन करवा लेता है 1707 में। तो देखिए इसके साइन होते ही ये जो पूरा स्कॉटलैंड होता है ये किस में आ जाता है, इंग्लैंड में आ जाता है। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर देखिए क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये इंग्लैंड वाले जो लोग होते हैं, ब्रिटिश लोग, इनके पास ज़्यादा पावर आने लगती है। फिर ये क्या करते हैं, स्कॉटलैंड के लोगों पे अत्याचार करने लगते हैं। देखिए फिर ब्रिटिश उस पर इतना अत्याचार करने लगे, ना तो उनको अपनी भाषा बोलने देते थे, ना तो उनको अपने हिसाब से कपड़े पहनने दिए जाते थे। फिर ऐसे ही कुछ आयरलैंड के साथ भी हुआ था। अब देखिए जो आयरलैंड था उसमें मेनली 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तो कैथोलिक लोग और एक प्रोटेस्टेंट लोग। जो कैथोलिक लोग थे ये क्या थे, मेजोरिटी में थे, और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे ये माइनॉरिटी में थे। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा क्या है लड़ाई चलती रहती थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में, क्योंकि जो मेजोरिटी में थे और ये माइनॉरिटी में थे तो आपस में क्या लड़ते रहते थे। तो इसी बात का किसने फायदा उठाया, ब्रिटिश ने। तो क्योंकि ब्रिटिश तो है ही फायदा उठाने के लिए, इन दोनों जो भी लड़ेगा बीच में घुस जाएंगे, अपना फायदा उठा लेंगे।
तो देखिए जो इंग्लैंड होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेस्टेंट का साथ देता है। तो ऐसे में अब जो कैथोलिक्स है वो शांत थोड़ी ना बैठेंगे, तो वो क्या करने लगते हैं, वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति होते हैं वोल्फ टाउन नाम के, जो 1978 में इसके खिलाफ रिवोल्ट भी कर देते हैं, पर उन्हें दबा दिया गया। इन 1801 जो आयरलैंड होता है वो ब्रिटिश के आयरलैंड को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ऐसे करके ये जो पूरा एक ब्रिटिश नेशन बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, खुद का एक फ्लैग बना देते हैं ये, और एक नेशनल एंथम बना देते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करने लग जाते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18 और 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना नेशन को एक विजुअलाइज करें, मतलब नेशन को एक ड्राइंग के माध्यम से समझाएं कि ड्राइंग के माध्यम से एक देश कैसा दिखता है। अगर देखिए हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत माता से रिप्रेजेंट करा जाता है। देखिए माता है, इनके हाथ में क्या है, हमारा फ्लैग है नेशनल, और पीछे पूरा इंडिया देश है। तो ऐसे हम क्या अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं भारत माता से। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें फील हो कि हम सब एक हैं और भारत माता हम सबकी माता हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो यूरोप के जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपने अपने नेशन को क्या है, रूप देने लगे थे, विजुअलाइज करने लगे थे। तो उन्होंने जैसे अपने नेशन को विजुअलाइज करा, तो उन्होंने फीमेल फिगर्स के रूप में क्या इसको विजुअलाइज करा गया। जैसे कि हमने इंडिया को करा था ना भारत माता के रूप में, एक फीमेल फिगर के रूप में, तो ऐसे जो यूरोप के आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपने फीमेल फिगर को अपने उसको विजुअलाइज करने लगे नेशन को। और इन जो फीमेल फिगर्स होती है हम इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरीज बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि सब लोगों में क्या यूनिटी बनी रहे, देश प्रेम बना रहे। तो देखिए फ्रांस की एल्गोरी थी मारियन, और जर्मनी की एल्गोरी थी जर्मेनिया। अब आपका अगला टॉपिक है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। तो देखिए नेशनलिज्म तो सबको पता ही है कि अपने देश के प्रति देश प्रेम, जो अपने देश के प्रति देश भावना जो होती है ना, देशभक्ति जो होती है, वही क्या होता है, नेशनलिज्म होता है। अब देखिए 19th सेंचुरी के एंड में जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कन्वर्ट होने लगती है इम्पीरियलिज्म में। जो इम्पीरियलिज्म होता है इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो जब कोई बड़ा देश छोटे छोटे टेरिटरीज को अपने कब्जे में करने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। तो इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है बाल्कान रीजन के ऊपर। तो अब इसको देखते हैं बाल्कान रीजन क्या था। तो मैप में देखिए जो बाल्कान रीजन था ये यूरोप में एक जगह का नाम था जो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। तो ये जो बाल्कान रीजन था इसके अंदर बहुत सारे स्टेट आते थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, तो काफी सारे इसमें स्टेट आते थे। तो देखिए क्या हुआ, ये जो ओटोमन एम्पायर के अंदर जो ये आते थे, जो ओटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो क्या हुआ, ये जो आपस में जो स्टेट थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे और खुद में क्या एक राज्य बनने लगे। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये सब अपने आप इंडिपेंडेंट होकर अपने आप खुद की कंट्री बनाने लग गए। तो ये सब एक दूसरे से जलते थे, तो ये जलन के कारण ये चाहते थे कि मेरा राज्य सबसे बड़ा हो। तो फिर क्या करते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं ताकि इनको एक दूसरे को हरा करके हम इनका एरिया कंट्रोल में ले लें। तो इन्हीं को देखा देखी में जो रसिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, तो ये सब भी क्या है, इनको देखा देखी में इनके मन में भी क्या लालच आ जाती है, भूख बढ़ जाती है जमीन को लेकर। तो ये भी क्या आपस में लड़ने लग जाते हैं और जमीन कैप्चर करने लग जाते हैं। और फिर यही कारण बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि सबको क्या एक दूसरे की जमीन हड़पनी है तो सब लड़ने लग जाते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगता है। फिर बाद में कई लोग फिर एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाते हैं। फिर इस इंपीरियलिज्म की वजह से लोगों में क्या नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोई भी राज्य हमारे ऊपर डोमिनेशन दिखाए, हम ना उनके कंट्रोल में रहे। तो वो भी इनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना जागती है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।